वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज, जहां हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। आज हमारा टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये सेक्शन आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें और प्रोत्साहित करता है इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। क्लबिंग ऑफ इनकम आखिर होता क्या है? दोस्तों, नॉर्मली एक आदमी को टैक्स तभी लगता है जब वो कोई इनकम खुद से कमाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां जब कोई दूसरा आदमी इनकम कमाता है तो वो भी आप ही की इनकम में ऐड हो जाता है। इस तरह के सिचुएशन को, जहां दूसरे आदमी की इनकम आपके हाथ में ऐड हो जाए, उसे क्लबिंग कहते हैं। इसको अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताऊं, तो जब कोई माइनर चाइल्ड कोई इनकम कमाता है तो वो उसके पेरेंट्स के हाथ में ऐड हो जाती है रिटर्न भरते टाइम। इसी को हम क्लबिंग कहते हैं। तो क्लबिंग का जो प्रोविजन है वो इनकम टैक्स में सेक्शन 60 से 64 में कवर्ड है। सेक्शन 60 कवर करता है ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। सेक्शन 61 कवर करता है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। सेक्शन 62 कवर करता है ट्रांसफर इररिवोकेबल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। सेक्शन 63 कवर करता है ट्रांसफर एंड रिवोकेबल ट्रांसफर डिफाइंड। सेक्शन 64 कवर करता है इनकम ऑफ इंडिविजुअल टू इंक्लूड इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा। तो आइए अपने इन सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 60 वाला आपने समझते हैं, जहां पर बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। इस सेक्शन में कहा गया है कि मान लीजिए आपके पास कोई एसेट है, आप उस एसेट से कुछ इनकम कमा रहे हैं, पर आप क्या करते हैं कि अपना टैक्स बचाने के लिए आप उस इनकम को किसी और के नाम पे दिखा देते हैं, पर एसेट आप उसको नहीं देते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 60 बोलता है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो उस केस में टैक्स आपको ही देना पड़ेगा। अगर इसको अपने एक एग्जांपल से समझे, मिस्टर राज हैज गिवन अ बंगलो ओन्ड बाय हिम ऑन रेंट। एनुअल रेंट ऑफ द बंगलो इज 84,000. He transferred the entire rental income to his friend Mr. Kumar. However, he did not transfer the bungalow. In this situation, rent of 84,000 will be taxed in the hands of Mr. Raj. अगला जो सेक्शन है वो है रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर होता है जहां पर हम अपने एसेट को किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, पर हम उसमें एक राइट रख लेते हैं कि हम जब भी चाहें तो इस एसेट को वापस ले सकते हैं उससे। उसी तरह सेक्शन 61 में एक और जो है इररिवोकेबल ट्रांसफर फॉर अ सर्टेन पीरियड, जहां पर कि आपने मान लीजिए कोई एसेट ट्रांसफर किया है और उसमें कहा है कि इतने दिनों बाद ये एसेट वापस आपको ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर उस प्रॉपर्टी से या उस इन्वेस्टमेंट से अगर कोई रिटर्न आता है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 64 की तरफ, जहां पर बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर कुछ लोगों की इनकम जो है वो आपके हाथ में क्लब हो सकती है। इसमें सबसे पहला सिचुएशन जो आता है वो है सैलरी, कमीशन, फीस और रेमुनरेशन पेड टू स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच एन इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपके स्पाउस, भले ही वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर उनको किसी ऐसी कंपनी या ऐसे कोई कंसर्न से इनकम मिल रही है जहां आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो इनकम आपके हाथ में क्लब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर वो इनकम आपके स्पाउस को उसके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन के कारण मिल रही है, तब वो क्लबिंग नहीं होगी। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जानना है वो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है। तो अगर वो कंसर्न जो है वो एक अगर कंपनी है, तो यहाँ पर अगर आप उस कंपनी में 20% से बेसी का शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं, आप अकेले या अपने रिलेटिव्स के थ्रू, तो आपका उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। उसी तरह अगर कोई कंपनी नहीं छोड़ के कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप 20% से बेसी का प्रॉफिट खुद या अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके होल्ड करते हैं, तो भी उसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट काउंट होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि रिलेटिव का जो डेफिनेशन है वो इंक्लूड करता है हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर और सिस्टर, और लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट। इसको अगर अपने एक एग्जांपल के थ्रू समझें, तो मान लीजिए एक मिस्टर राज है जिसकी एक कंपनी SM मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड में 21% शेयर होल्डिंग है, और वहां पर उसकी वाइफ मिसेज राजा जो है वो एक एम्प्लॉई है एज अ मैनेजर इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसकी मंथली सैलरी 84,000 है। लेकिन मिसेज राजा जो है उसको अकाउंट्स की और अकाउंटिंग फील्ड की कोई भी नॉलेज नहीं है और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में होगा क्या, क्योंकि मिस्टर राजा का उस कंपनी में 21% से बेसी का होल्डिंग है, तो ये इनकम मिस्टर राजा के हाथ में ऐड हो जाएगी। इसके ऐड होने का एक ही कारण है, मिस्टर राजा की इन्फ्लुएंस के कारण ये इनकम उसकी वाइफ को आ रही है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा
कि इसी तरह का अगर कोई अरेंजमेंट आपने भी कर रखा है तो ये इनकम आपके हाथों में भी कभी भी क्लब हो सकती है। दूसरा जो सिचुएशन है जो कि सेक्शन 64 में बताया गया है वो है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास कोई फ्लैट है जो कि आपने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया है, लेकिन उस गिफ्ट के अगेंस्ट में आपने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया है, या आपने कोई रजिस्ट्री की डीड करके उसको ट्रांसफर कर दिया है पर उसके अगेंस्ट में आपने कोई भी पेमेंट नहीं लिया है। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि ये जो ट्रांसफर है ये अगर डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, अगर उस एसेट से कोई इनकम जनरेट होती है तो वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो क्लबिंग का प्रोविजन है ये 3 सिचुएशंस में नहीं लगता है, जहाँ पर कि हस्बैंड और वाइफ में अलग अलग रहने का एक कोई अग्रीमेंट हो गया हो, शादी से पहले अगर कोई एसेट ऐसा ट्रांसफर किया गया हो, और तीसरा इनकम अर्न व्हेन रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि डिवोर्स के बाद का अगर कोई इस एसेट से इनकम जनरेट होती है तो वो क्लबिंग नहीं होगी। तीसरा जो सिचुएशन है वो है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। आपको ध्यान रखना होगा कि आप अगर अपने लड़के की वाइफ को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं जिसके लिए कि आपने कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया है, तो उससे कोई भी इनकम जो जनरेट होगी वो आपके हाथों में क्लब हो जाएगी। चौथा सिचुएशन जो आता है वो है ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय एन इंडिविजुअल टू अ पर्सन और एओपी फॉर द इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ हिज स्पाउस और सन्स वाइफ। बहुत बार हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको एक एओपी या पार्टनरशिप बनाकर उसमें ट्रांसफर कर देते हैं और उसमें वहां पर अपनी वाइफ को या अपने सन्स की वाइफ को पार्टनर बना देते हैं। ये जो सिचुएशन है ये एक इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, जहां पर कि आपने इस प्रॉपर्टी को वहां ट्रांसफर किया है ताकि वो इसका बेनिफिट एंजॉय कर सके। तो इस तरह के अगर कोई सिचुएशन आता है तो ये जो इनकम जनरेट होगी उस प्रॉपर्टी से या एसेट से वो आपके ही हाथों में क्लब हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो कि है सेक्शन 64(1)(a। सेक्शन 64(1)(a जो कवर करता है वो है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि चाइल्ड का जो डेफिनेशन है वो आपका स्टेप चाइल्ड हो, एडॉप्टेड चाइल्ड हो या माइनर मैरिड डॉटर हो, सबको कवर करता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जब तक मैरिज कंटिन्यू करती है ये जो इनकम है माइनर की वो उसी पेरेंट के हाथ में क्लब होगी जिसकी इनकम हायर होगी। उसके अलावा अगर मैरिज खत्म हो जाती है तो चाइल्ड की इनकम उसी पेरेंट के हाथ में क्लब होगी जो कि उसका लीगल गार्जियन रहेगा। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि एक बार जो इनकम क्लब हो चुकी है किसी पेरेंट के हाथ में उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, अनलेस कि आप कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी ग्राउंड बताएं जहां से कि एओ सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग देखते हैं कि आज हमारे फाइल में इनकम कम है तो हम अपने साथ क्लब कर लेते हैं, अगले साल अगर वाइफ में कम होगा तो उसमें क्लब कर देंगे, तो ये करना गलत है। आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि माइनर की जो इनकम होती है वो 3 ऐसे सिचुएशन आइडेंटिफाई किए गए हैं सेक्शन 64(1)(a में जहां पर कि वो इनकम आपके हाथों में क्लब नहीं होगी। सबसे पहला सिचुएशन आता है जहां पर कि इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80U। 80U में जो डिसेबिलिटी स्पेसिफाई की गई है, अगर उस टाइप के चाइल्ड की कोई भी इनकम जनरेट होती है तो उसके लिए वो माइनर चाइल्ड खुद ही टैक्स जमा करेगा। अगर कोई इनकम एक माइनर चाइल्ड को अर्न होती है क्योंकि वो कोई मैनुअल वर्क कर रहा है तो वो भी इनकम के लिए रिटर्न वो खुद ही जमा करेगा। तीसरा होता है कि मान लीजिए कि कोई एक्टिविटी या कोई गेम शो में आपका बच्चा पार्टिसिपेट करता है और उसको कोई इनकम जनरेट होती है वहां से, तो उसके लिए भी वो माइनर खुद ही रिटर्न फाइल करेगा, उसकी इनकम आपके साथ क्लब नहीं होगी। आखिर में सेक्शन 64(2) जो है उसमें एक और सिचुएशन भी दिया गया है जहां पर की इनकम क्लब होती है, वो है इनकम ऑफ एचयूएफ फ्रॉम प्रॉपर्टी कन्वर्टेड बाय द इंडिविजुअल इनटू एचयूएफ प्रॉपर्टी। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो कि आप देख रहे हैं जिससे आपको बहुत इनकम आती है पर आपका एचयूएफ है उसमें कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो आपने क्या सोचा कि आप इस प्रॉपर्टी को एचयूएफ में ट्रांसफर कर देंगे ताकि एचयूएफ में कुछ इनकम आ जाए और आपको टैक्स की बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि सेक्शन 64(2) बोलता है कि अगर इस तरह का कोई अगर अरेंजमेंट होता है तो वो इनकम आपके हाथों में ही क्लब हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए फ्यूचर में जाके आपका एचयूएफ पार्टीशन हो जाता है और ये प्रॉपर्टी किसी और को चली जाती है, तो वो अगर किसी और को जिसको प्रॉपर्टी गई है अगर आपकी स्पाउस होती है तो ये इनकम तब भी आपको ही क्लब होगी। लेकिन अगर पार्टीशन में ये प्रॉपर्टी किसी और को चली जाती है जो कि आपके स्पाउस नहीं है तो ये इनकम फिर पार्टीशन के बाद उन्हीं के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि क्लबिंग का प्रोविजंस आपके लिए जानना कितना जरूरी था। मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि जब भी आप हस्बैंड वाइफ या बहू ससुर के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो इन सेक्शंस का जरूर ध्यान रखें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।